हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश ज्ञानम में। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस के लिए, आने वाले लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की जो हमारी कड़ी है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया चैप्टर है, जो कि नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा है। और जैसा कि आपको मालूम है, आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है लेखक के द्वारा। तो ये नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा लिखा गया उनकी आत्मकथा जो थी, उस आत्मकथा का कुछ अंश यहाँ पे आपको चैप्टर के रूप में दिया गया है। स्टूडेंट्स, यदि हम विश्व के इतिहास पे एक नज़र डालें तो लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन दक्षिण अफ्रीका में रहा। और उस शासन के बाद जब अश्वेत लोगों ने, वहाँ के जो निवासी थे, उन लोगों ने जब अपना लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित किया, तो पहले राष्ट्रपति जो बने वो थे नेल्सन मंडेला। तो जिस समय नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, उससे पहले उस फ्रीडम स्ट्रगल की, यानी कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ था, इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम साउथ अफ्रीका में भी हुआ। तो उस समय वहाँ पे जो सरकार थी, वो सरकार एक अपार्थेट की पॉलिसी, एक अपार्थेट का जो सिस्टम था उसको फॉलो करती थी, उस अपार्थेट सिस्टम को चलाती थी। अपार्थेट सिस्टम का अर्थ है कि अगर हम सरल शब्दों में इसे कहें तो ये रंग भेद की नीति थी। यानी कि सारे जो प्रिविलेज हैं, सारी जो सुविधाएं हैं और सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो मिलती थी श्वेत लोगों को, यानी कि गोरे लोगों को, अंग्रेजों को। और बाकी जो अश्वेत लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था समाज में। तो जिसका शिकार महात्मा गांधी जी भी जिस दौरान दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पे थे, उस दौरान उन्होंने सामना किया, जिसकी वजह से जो अपमान उनका वहाँ पे हुआ था अपार्थेड सिस्टम की वजह से, उस अपमान की वजह से उन्होंने भारत आकर अपने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो उनका सत्याग्रह था, ये आंदोलन चलाए। तो इन आंदोलनों की नींव एक तरह से हम मान सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ी थी। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा ना कहते हुए इस बारे में, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। हालांकि ये चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, थोड़ा सा समझ में देर से आता है, लेकिन आप अगर इसे एक एक शब्द लेकर के इसका अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में ये चैप्टर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन था दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद अश्वेत लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद अपनी वहाँ पे अपना लोकतंत्र या जनतंत्र, एक तरह से हम कह सकते हैं, स्थापित किया था। तो नेल्सन मंडेला जो थे, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे। और उन्होंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीतकर अपनी सरकार वहाँ पे स्थापित की थी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आ, नेल्सन मंडेला जी के आत्मकथा में से उस वर्णन को लिया गया है जिसमें उन्होंने अपने
शपथ ग्रहण समारोह के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि 10th मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई, तो ये डेट उन्होंने दी है 10 मई की। 10 मई डाउन्ड, डाउन का अर्थ होता है भोर का समय, तो डाउन्ड का अर्थ है कि सुबह जो हुई थी। ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर हम कह सकते हैं एक सुहानी सुबह थी, यानी कि 10 मई की जो सुबह थी एक सुहावना दिन था, सुहावनी सुबह थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For the past few days, for means दौरान या से, the past few days, past बीते हुए, few days बीते हुए कुछ दिनों से, I had been, तो I यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि आई, मैं, हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। बिसीज्ड, बिसीज का अर्थ होता है किसी चीज़ को घेर लेना या कैप्चर कर लेना या पकड़ लेना, तो यहाँ पे इसका अर्थ है घेरना, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी व्यस्त रहना। तो आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मीन्स आनंदपूर्वक, यानी कि खुश भी थे वो। आई हैड बीन बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, बिसीज्ड मीन्स घेर लिया गया था, मुझे घेरा गया था बाय द डिग्निटरीज। डिग्निटरी मीन्स होता है सम्मानित लोगों द्वारा, यानी कि गणमान्य लोगों द्वारा। तो डिग्निटरी का अर्थ होता है गणमान्य लोग या सम्मानित लोग। तो मुझे घेर लिया गया था, पिछले कुछ दिनों से मुझे घेरा गया था, या मुझे सराउंड किया गया था, या ये कह सकते हैं कि मुझे व्यस्त रखा गया था। किनके द्वारा? कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड और साथ ही साथ वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड लीडर्स मीन्स दुनिया भर के जो लीडर्स अर्थात नेताओं के द्वारा। तो दुनिया भर के नेताओं ने और गणमान्य लोगों ने मुझे घेरा हुआ था, यानी कि व्यस्त किया हुआ था। हु वर कमिंग, जो, हु जो, ये जो लोग, दे वर कमिंग आते थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, टू पे देयर रिस्पेक्ट, पे रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान प्रदर्शित करना, तो अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आते थे। किसे? नेल्सन मंडेला को मिलने आते रहते थे बिफोर द इनॉग्रेशन। और ये कब आते थे? इनॉग्रेशन से पहले अपना सम्मान नेल्सन मंडेला के प्रति प्रदर्शित करने वे लोग आते रहते थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, दैट इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का अर्थ होता है उद्घाटन समारोह। एक तरह से ये उद्घाटन था एक नई सरकार का, एक ऐसी सरकार का जहाँ पे किसी तरह के भी तानाशाही की या किसी भी तरह के अत्याचारों की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उस सरकार का ये इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन समारोह था। और हम अगर सरल शब्दों में बोलें तो ये एक शपथ ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति का। तो जो इनॉग्रेशन था, दैट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, दैट वुड बी, वो होगा। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं ये जो इनॉग्रेशन होगा, दैट वुड बी द लार्जेस्ट सेरेमनी, लार्जेस्ट सेरेमनी, लार्जेस्ट गैदरिंग। गैदरिंग का अर्थ होता है एक तरह से समारोह या लोगों का जहाँ पे समूह इकट्ठा होता है, तो समारोह हम इसे कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा समारोह होगा एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। एवर मीन्स, एवर का मीन्स होता है हमेशा से, यानी कि आज तक कभी भी इतना बड़ा समारोह नहीं हुआ होगा। इनका? द इंटरनेशनल लीडर्स, जो दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय जो नेतागण हैं, उन नेतागणों का इतना बड़ा कोई समारोह आज तक नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा समारोह होगा ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। वो भी कहाँ पर? साउथ अफ्रीकन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की सॉइल पर, धरती पर। तो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर ये आज तक का इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा समारोह होगा। कौन सा समारोह? जो नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह था। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. तो जो सेरेमनीज थी, जो ये समारोह था,
जितने भी समारोह आयोजित किए जा रहे थे, इस सरकार के उद्घाटन से संबंधित या हम कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित जितने भी सेरेमनीज, जितने भी आयोजन किए जा रहे थे, सेरेमनी का अर्थ होता है समारोह या आयोजन, टुक प्लेस, ये कहाँ पे हो रहे थे? इन द लवली सैंडस्टोन। लवली मीन्स बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन का अर्थ होता है चूना पत्थर। तो चूने पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर में, एम्फी थिएटर का अर्थ आप साइड में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए रेड इंक से लिखा हुआ है एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर का अर्थ लिखा है ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। तो एम्फी थिएटर का अर्थ होता है ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। तो एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जिस पे छत नहीं है, यानी कि एक ऐसा मंच जिस पे छत नहीं है। विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, और जैसे थिएटर्स में, जैसे सिनेमा हॉल में स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ीदार कुर्सियाँ लगी होती हैं या चेयर्स लगी होती हैं, या सीट्स लगी होती हैं, तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो सीट्स लगी होती हैं। और ज़्यादातर ये टिपिकल टू एंशियंट ग्रीस एंड रोम। तो ये एम्फी थिएटर जो शब्द आया है, ये शब्द आया है ग्रीक वोकैबुलरी से, यानी कि वहाँ पे ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में या रोम में, वहाँ पर जो आयोजन किए जाते थे, समारोह किए जाते थे, इस तरह के खुले मंच पे किए जाते थे। जो खुला मंच जहाँ पे सीढ़ीदार बैठने की व्यवस्था की जाती थी सीट्स की, तो उससे ये एम्फी थिएटर शब्द आया है। तो वही एम्फी थिएटर यहाँ पे बनाया गया है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका का शहर है, एक काफ़ी बड़ा शहर है, उस शहर की जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, यूनियन बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के द्वारा ये एम्फी थिएटर तैयार किया गया। उस बिल्डिंग के द्वारा ये समारोह का आयोजन करने के लिए इस तरह की एक एम्फी थिएटर, एक मंच का निर्माण किया गया था, वो भी सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन का अर्थ होता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो ये एक एम्फी थिएटर है, फॉर्म्ड बाय, जो कि फॉर्म्ड मीन्स बनाया गया है, द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स जो डिपार्टमेंट है प्रिटोरिया का, उसके द्वारा। For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades. For decades. Decade का अर्थ होता है 10 वर्ष का समय। तो यानी कि कई दशकों तक, अगर हम डेकेड्स की बात कर रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से ज़्यादा, 10 करके कई सारे 10 ईयर्स, यानी कि कई दशक। तो कई दशकों तक दिस हैड बीन, ये रहा था, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी, वाइट यानी कि गोरे लोगों की सुप्रीमेसी, उनके प्रभुत्व का, एक तरह से उनके प्रभुत्व का, उनका यहाँ पर प्रभुत्व रहा था, या हम कह सकते हैं उनके प्रभुत्व का एक सिंबल रहा था ये। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि उनका वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों के प्रभुत्व का वहाँ पे अधिकार था, यानी कि वहाँ पे लोग, ज़्यादातर गोरे लोग वहाँ पे अपना प्रभुत्व समझते थे और अश्वेत लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति नहीं थी। एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. And now, और अब, now means अब, अभी, इट वॉज द साइट, अभी का अर्थ उस समय, जिस समय पे ये लिखा गया है या जिस समय वो समारोह होना था, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक नई सरकार का गठन होना था, उस समय इट वॉज द साइट, साइट का अर्थ होता है दृश्य। तो यह दृश्य था ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। रेनबो का अर्थ जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इंद्रधनुष, गैदरिंग यानी कि लोगों के समूह, हुजूम, यानी कि लोग, रेनबो गैदरिंग का अर्थ है अलग अलग कलर के लोग, यानी कि अब उस समय यहाँ पे गोरों का प्रभुत्व नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी ट्राइब का हो। इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो ये एक तरह से एक इंद्रधनुषी रंग में सराबोर एक समारोह था, जिसमें हर एक
कलर के लोग, डिफरेंट यानी कि अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग रंगों के लोग, एंड नेशंस और अलग अलग देशों के लोग आए थे फॉर द इंस्टॉलेशन, गैदरिंग, एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना के लिए। इंस्टॉलेशन का अर्थ होता है स्थापना। किसकी स्थापना? ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका की यानी कि दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट, पहली, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र पे आधारित, नॉन रेशियल, नॉन रेशियल मीन्स जाति जाति भेद से परे, यानी कि रेस का जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जातिगत कोई भेदभाव नहीं है, उस भेदभाव से परे ऐसी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उस सरकार की स्थापना के लिए ये सारे लोग आए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये ऑटम डे कहा गया है। ऑटम डे साउथ अफ्रीका, जैसा कि हम जानते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में है ग्लोब के, यानी कि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके साउथ की ओर, दक्षिण की ओर है। तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर होने के कारण यहाँ का जो मौसम है, वहाँ का मौसम, और जो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें जिसमें एशिया, यूरोप और दूसरे देश आते हैं, तो यहाँ का जो मौसम है, वैसे तो मौसम लैटिट्यूड्स के हिसाब से, अगर हम अक्षांशों की स्थिति के आधार पर देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का मौसम अलग अलग समय में आता है। साथ ही साथ उस पर देशांतर की स्थिति का भी असर पड़ता है। तो लेकिन हम सिंपल अभी इस ज़्यादा भूगोल की डिटेल में न जाते हुए हम सिंपल इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ पर 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक ऑटम सीजन आता है, जिसे हम पतझड़ का सीजन कहते हैं, पतझड़ का मौसम। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी कि 10 मई की बात चल रही है, तो 31 मई से पहले और 1 मार्च के बाद वहाँ पे पतझड़ का मौसम आता है। तो वो पतझड़ का मौसम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली, ऑन दैट लवली, उस लवली यानी कि प्यारे से ऑटम यानी कि पतझड़ ऋतु के दिन में, आई वॉज एकम्पनीड बाई, आई वो अपने लिए कहते हैं नेल्सन मंडेला, आई वॉज एकम्पनीड बाई, मैं, एकम्पनीड मीन्स मेरा साथ दिया गया, बाई माई डॉटर जनैनी, मेरी जो पुत्री है जनैनी, उसके द्वारा मेरा साथ दिया गया। यानी कि मैं जब उस सेरेमनी में जा रहा था, उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने जा रहा था, शपथ लेने जा रहा था, तो मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ मेरी पुत्री जेनेनी थी। ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम, पोडियम, पोडियम का अर्थ है मंच पे वो ऐसा स्थान जहाँ पर को किसी वक्ता के द्वारा जहाँ पर अपना वक्तव्य या भाषण दिया जाता है, वो स्थान, उस स्थान को पोडियम कहा जाता है। कभी कभार उस जगह वो जो एक फर्नीचर होता है, जो लकड़ी का बना हुआ एक स्टैंड होता है, उसे पोडियम भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसे डाइस भी बोला जाता है। तो वो स्थान जहाँ से एक वक्ता द्वारा अपना वक्तव्य दिया जाता है, उस स्थान को पोडियम कहा जाता है। तो ऑन द पोडियम, उस पोडियम पर यानी कि वक्ता के स्थान पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे मिस्टर डी क्लार्क, जो कि एक प्रतिष्ठित नेता थे, तो उन्होंने ही वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन मीन्स शपथ लेना, एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। तो शपथ के लिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है स्वॉर्न इन। तो उन्होंने सबसे पहले एक सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली मिस्टर डी क्लार्क ने। मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन उसके बाद थैबो बैकी वॉज
स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो थैबो पैकी नाम के जो एक लीडर थे, एक नेता थे, उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, तो मंडेला जी कहते हैं व्हेन, जब, इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड टू ओबे, आई प्लेस्ड, प्लेस का अर्थ भी शपथ लेना होता है, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अपहोल्ड का मतलब है एक तरह से सम्मान बनाए रखना या अक्षुण्णता बनाए रखना, या हम कह सकते हैं रक्षा करना। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। तो मैंने शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। एंड, और, टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित कर देना। डिवोट का अर्थ होता है समर्पित करना। तो मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, माई सेल्फ का अर्थ है मुझे, खुद को, स्वयं को समर्पित करूंगा, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग यानी कि भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, किसकी भलाई के लिए, भले के लिए, किसके भले के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक वो जो गणतंत्र है, उस गणतंत्र के भले के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के भले के लिए। यानी कि मैं अपने देश की रक्षा की, मैंने शपथ ली और मैंने अपने देश के संविधान, उनके लोगों, मेरे देश के लोगों और देश का जो ये जो सरकार बनी है, इस सरकार की रक्षा करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, टू से द असेंबल्ड गेस्ट्स, असेंबल्ड मीन्स जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे जो एकत्रित गेस्ट यानी कि जो मेहमान थे, उन मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वॉचिंग यानी कि जो देख रहा था मुझे, यानी देख रही थी दुनिया, देखती हुई दुनिया से, वॉचिंग वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया मुझे देख रही थी। दुनिया कैसे देख रही थी, विभिन्न प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे, जो संवाद के जो माध्यम थे, जैसे अगर अखबार के द्वारा या पत्रिकाओं के द्वारा या रेडियो के द्वारा या टेलीविज़न के माध्यम से जो पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, मैंने उन सब से कहा, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा। तो यहाँ पे अब उनके कही हुई बात को एज इट इज़ एक हम कह सकते हैं कोटेशन के रूप में यहाँ पे उन्होंने स्वयं लिखा है कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, ऑल ऑफ अस डू, हम सभी करते हैं, बाई आवर प्रेजेंस हेयर, बाई यानी कि द्वारा, आवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति से, हियर मीन्स यहाँ पर, यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा आज हम सभी करते हैं, क्या करते हैं, कन्फर, कन्फर एक फॉर्मल शब्द है, औपचारिक शब्द है जिसका अर्थ होता है देते हैं, देना। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, क्या देते हैं, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न मीन्स नई नई जो पैदा हुई है, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। तो ये जो एक आज़ादी जो अभी अभी पैदा हुई है, उसे हम क्या देते हैं, ग्लोरी देते हैं, एक सम्मान देते हैं, और एंड होप, और होप देते हैं, एक आस देते हैं। यानी कि हम उस नई जो अभी नवजात जो हमारी ये लिबर्टी है, आज़ादी है, इस आज़ादी को हम एक सम्मान देते हैं और एक होप, एक नई आशा देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ मीन्स से, द एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स कुछ विशेष, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, तो कुछ विशेष या असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर का अर्थ होता है मानवीय, जो एक तरह से जो संकट था, मनुष्य मानवता पे जो एक असाधारण संकट आया था, उस संकट से, उसके अनुभवों से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग,
वो संकट, वो डिजास्टर लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक, लास्टेड मीन्स रहा था, टू लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे समय तक। मस्ट बी बॉर्न इज सोसाइटी, मस्ट बी बॉर्न इससे पैदा होनी चाहिए, मस्ट बी बॉर्न का अर्थ है पैदा होनी चाहिए, ए सोसाइटी एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए। अगर हम बॉर्न का अगर हम भावात्मक अर्थ लेते हैं तो यहाँ पे पैदा होने से अर्थ है निर्माण होना। तो एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को विल बी प्राउड यानी कि गर्व हो। तो एक ऐसे समाज का, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए इस एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से, जिस पे संपूर्ण मानवता को प्राउड यानी कि गर्व हो। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। तो इस टर्म को, वी हु वर आउटलॉज, तो इस पूरे फ्रेज को राइट हैंड साइड में दाहिनी ओर पे देखिए, रेड इंक से उसका अर्थ समझाया गया है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। क्या था कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड सिस्टम के कारण, अपार्थेड जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के कारण, अपार्थेड पॉलिसी जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रंग भेद की जो नीति थी जिसमें भेदभाव किया जाता था श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच, तो उस नीति के कारण मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों ने, हैड ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ब्रोकन ऑफ यानी कि तोड़ दिए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक, रिलेशंस संबंध विच्छेद कर लिए थे, विथ साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक संबंधों का विच्छेद कर लिया था, यानी कि अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के साथ कई देशों ने। कारण क्या था? अपार्थेड की, रंग भेद की जो नीति थी। तो टुडे वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, तो उसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं मंडेला जी कि हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, तो हम लोग जिनके साथ संबंध विच्छेद कर लिया गया था, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय नहीं हुआ जिस बात को अभी, हैव टुडे बीन गिवन, हैव टुडे बीन गिवन, कि हमें आज, बीन गिवन मीन्स दिया गया है, हैड बीन गिवन मीन्स दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, रेयर का अर्थ होता है एक बहुत मुश्किल से मिलने वाला, प्रिविलेज का अर्थ है सम्मान, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम होस्ट बने, टू बी द होस्ट, हम मेज़बानी करें, किसकी मेज़बानी करें? टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों की मेज़बानी करें, ऑन आर ओन सॉइल, हमारी खुद की, हमारी स्वयं की मिट्टी पर, हमारी स्वयं की धरती पर, सॉइल का अर्थ होता है मिट्टी, अगर भावात्मक मीनिंग अर्थ पे हम उसका जाएं तो उसका अर्थ होगा धरती, तो हमारी स्वयं की धरती पर हम लोगों को ये सम्मान दिया गया है कि हमें एक प्रिविलेज दिया गया है कि हम पूरी दुनिया के देशों को की मेज़बानी हम यहाँ पे करें। We thank all of our distinguished international guests. We thank, हम धन्यवाद करते हैं, all of our distinguished guests, all of our, all सभी, of our international guest, हमारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स यानी कि मेहमानों का धन्यवाद अदा करते हैं, for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। क्यों? फॉर मीन्स किस चीज़ के लिए? फॉर का अर्थ यहाँ पे बिकॉज है, क्योंकि, हैविंग कम, कि वे लोग आए, कि वे लोग आए, हैविंग कम टू टेक पोजेशन, टेक पोजेशन यानी कि एक तरह से साक्षी बनने के लिए, विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, विथ यानी कि एक तरह से साक्षी बनने के लिए या साथ देने के लिए हमारे कंट्री के लोगों का,
हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए, पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, ऑफ किस चीज़ का पोजीशन लेने के लिए, किस चीज़ पर अधिकार स्थापित करने के लिए। पोजीशन का अर्थ होता है अधिकार, तो यहाँ पे पोजीशन का अर्थ होगा अधिकार स्थापित करने के लिए या साथ देने के लिए या साक्षी बनने के लिए। फॉर ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, तो किस चीज पे अधिकार करने के लिए या किस चीज का साक्षी बनने के लिए। व्हाट इज आफ्टर ऑल, अंततः, आफ्टर ऑल का अर्थ है अंततः। ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक कॉमन, एक सब लोगों की मिली जुली विक्ट्री यानी कि विजय है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, न्याय की विजय, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव जो सम्मान है, डिग्निटी, सम्मान, डिग्निटी का अर्थ होता है सम्मान, तो उस सम्मान के लिए, मानवीय सम्मान के लिए, संवेदनाओं के लिए, तो उस पे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, हमारे लोगों का साथ देने के लिए जितने भी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथिगण आए हुए हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। वी हैव एट लास्ट, तो ये जो बातें कही जा रही हैं ये उनकी स्पीच का एक अंश है, उनके भाषण का एक अंश है, जो एज इट इज़, जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही आपकी इस चैप्टर में डाला गया है। वी हैव एट लास्ट, आगे कहते हैं मंडेला जी कि वी हैव, हम लोगों ने, एट लास्ट अचीव्ड, हमने अचीव्ड यानी कि प्राप्त कर लिया है, क्या, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, हमारे ऊपर अलग अलग तरह के कानून जो थोपे गए थे, हमें जो भेदभाव का जो सामना करना पड़ रहा था, उससे हमें जो आज़ादी मिली है उसको इमेंसिपेशन कहा गया। तो हमने फाइनली अपनी एक राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली है। वी प्लेज अवर सेल्व्स, वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, अवर सेल्व्स टू लिबरेट, अवर सेल्व्स, अपने आप से हम शपथ लेते हैं, अपने आप से हम एक प्रॉमिस करते हैं, एक वादा करते हैं कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम क्या करेंगे, अपने सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, लिबरेट यानी कि आज़ादी दिलाएंगे, किस चीज़ से, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कंटिन्यूइंग का अर्थ होता है लगातार चलते रहने वाला, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, बॉन्डेज का अर्थ होता है बंधन, ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी, और बंधन से सेंस यहाँ पे है दास्ता या गुलामी, जो गरीबी की गुलामी है उस गुलामी से हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, ऐसी हम शपथ लेते हैं। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन मीन्स होता है कि वंचित जो लोग हैं, जो लोग वंचित हो जाते हैं, अपने राइट्स नहीं पा पाते, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते, ऐसे वंचित लोगों की रक्षा हम करेंगे, उन्हें उनसे आज़ाद कराएंगे। सफरिंग, सफरिंग जो हमारे कष्ट हैं, उन कष्टों से भी हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर यानी कि जो लिंग भेद की जो नीति है, उस लिंग भेद की नीति से भी आज़ाद कराएंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है और दूसरे तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि दूसरे तरह के जो और दूसरे भेदभाव हैं, उन सभी से हम अपने लोगों को आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, आज के बाद अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इस बात पे वो जोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगेन, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। शैल इट बी दैट, क्या, कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर सी जो लैंड यानी कि धरती है, जो सुंदर सी धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस, कि वो दोबारा से, एक्सपीरियंस का अर्थ है अनुभव करेगी, किस चीज़ का, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे जो एक तरह से भेदभाव है, उस भेदभाव को आज के बाद कभी भी अनुभव नहीं करेगी। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार आज के बाद कभी भी नहीं किए जाएंगे, ऐसा इस धरती को आज के बाद कभी भी अनुभव नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, द सन
shall never set। तो ये जो सूरज है, ये सूरज आज के बाद कभी भी नहीं डूबेगा। कौन सा सूरज? ये एक तरह से बहुत गहरी बात कह दी गई है कि इस आज़ादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, आज के बाद कभी भी ये सूरज नहीं डूबेगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, ये जो एक मानवता की जो विजय है और इतनी गौरवशाली जो विजय है, इस विजय का जो सूरज है वो सूरज आज के बाद कभी भी नहीं छिपेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो उन्होंने इन शब्दों के साथ अपनी जो स्पीच थी, अपना भाषण जो था, उसको विराम दिया कि लेट फ्रीडम रेन, कि आज़ादी की विजय हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका का भला हो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ये स्पीच को पूरा कर लिया। तो हमारे पास अब एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ जाता है कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना हमारी समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी जल्दी से हम इन क्वेश्चंस का एक तरह से इनके आंसर्स को समराइज कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, और बाकी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें कॉपी कर सकते हैं। तो वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? पहला प्रश्न है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो कहाँ पे हुई थी? जो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रेटोरिया है उनके द्वारा बनाए गए एक एम्फी थिएटर में, सैंडस्टोन के बनाए हुए एम्फी थिएटर में ये सेरेमनीज हुई थी, ये सारे आयोजन हुए थे। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? क्या भारत में आप ऐसी किसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं? तो भारत में कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सैंडस्टोन से, चूना पत्थर से बनी हुई हैं। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं उनमें से। लाल किला हो गया, या आगरा का किला हो गया, और भी कई सारी आप इमारतों के नाम उसमें दे सकते हैं। लेकिन हालांकि आपको एक ही नाम पूछा गया है, तो आप एक ही नाम दे करके यहाँ पे आप आंसर अपना फिनिश कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? तो कि आप कैसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में 10 मई का जो दिन था वो एक ऑटम डे था? तो देखिए, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो जो सीज़न था, वो जो मौसम है, वो मौसम ऑटम का ही मौसम है, पतझड़ का मौसम है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक ऑटम सीज़न होता है, यानी कि पतझड़ का सीज़न होता है, जिसे फॉल भी बोलते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि ये इसलिए ऑटम सीज़न इसको रिमार्क किया गया क्योंकि इसको एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट डे माना गया। तो इम्पोर्टेंट डे इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, जो कि वहाँ की पहली नॉन रेशियल और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह से इस डे को एक रिमार्केबल डे, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन घोषित किया गया। तो इसलिए इसे भी ऑटम डे, तो एक तरह से हम इसे सिम्बोलिकली ऑटम डे मान सकते हैं। तो हम इस आंसर को भी ले सकते हैं। बट आई थिंक जो पहले वाला आंसर है वो 1 मार्च से 31 मई तक का, तो वो आंसर आई थिंक सभी उससे एग्री करेंगे, तो वो आंसर सबसे बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीचेस of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? And what is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो अपनी जो स्पीच मंडेला देते हैं, उस स्पीच में मंडेला ने एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर की बात करी है। तो यहाँ पे एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि आपने जाना, एपार्थेड सिस्टम था, लोग आज़ाद नहीं थे, और कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए जाते थे, उनके अधिकार नहीं थे, और उन्हें कई तरह की समाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये एक ह्यूमन डिज़ास्टर था, एपार्थेड की पॉलिसी। दूसरा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? तो ठीक है, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? तो एंड में उन्होंने कहा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट से उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ है कि जो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक
नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश करी, वो उनका एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर पूरा हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स किस बात के लिए कहते हैं? तो वो इस बात के लिए कहते हैं कि बिकॉज दे हैव कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, for having come to take possession with the people of South Africa of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। यानी कि वो जो एक कॉमन विक्ट्री थी, एक उनकी जो विजय थी, ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उन्होंने किया है, उसका साक्षी बनने के लिए, उस पर साथ देने के लिए और उस पर अधिकार स्थापित करने के लिए जो इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आए हैं साउथ अफ्रीका की धरती पर, उनके लिए उन्होंने ये बात कही है, उनके लिए थैंक्स इसलिए बोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका के लिए, दक्षिण अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो किस तरह के आइडियल्स सेट करते हैं, किस तरह के आदर्श स्थापित करने की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं, जैसा कि अंत में उनकी अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है कि इस ग्लोरियस जो अचीवमेंट है, इसका सूरज कभी भी नहीं छिपेगा और कोई भी लोग फिर से ये धरती जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस नहीं करेगी, इस तरह के जो अत्याचार हैं उन अत्याचारों का अनुभव इस धरती को अब नहीं होगा। तो ये उनका ये जो अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, ये उसका आंसर हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में मैं इसे अपलोड करूँगा। तो आप तब तक इतने क्वेश्चंस का आंसर्स को आप नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं और एक दो बार एटलीस्ट इसे पढ़ लें और इसको समझने की कोशिश करें। और जैसा कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमेशा कभी भी पढ़ते समय अपने हाथ में पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि आप किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड को वहाँ पे मार्क कर सकें, उसका मीनिंग लिख सकें, ताकि रिवीजन के समय आपको वो हेल्प आउट कर सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर से कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी तुरंत मिलते जाएं। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है, किसी तरह का कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपनी बात लिख सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा अगर इस तरह की आपकी कोई क्वेरी होगी तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।